हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के राजन सीरीज के लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है और जो पहला क्लास या उससे पहले जो भी आप अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप देखिएगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ा था, तो आज हम लोग छठवें प्रश्न से पढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है, प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से होती है, यानी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। प्रक्षेपण का अर्थ किसी छिपी हुई वस्तु अथवा तथ्य का प्रकट होना होता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतया व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तित्व जीवन में संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। और अगला है, मतलब इसमें आगे लिखा है, रोर्साख परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, स्वप्न परीक्षण आदि प्रमुख प्रक्षेपण विधियां हैं। ये विधियों के नाम दिया है कि इतनी भी और भी ये मुख्य विधियां हैं इसमें, लेकिन दो ही विधियों के बारे में पूछा है। तो पहला हो गया है प्रक्षेपण विधि, यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए लेकिन यहाँ हेडिंग नहीं दिया है, प्रक्षेपण विधि। और दूसरा है रोर्साख परीक्षण। तो रोर्साख परीक्षण दूसरा देखते हैं। रोर्साख परीक्षण क्या है? दो के बारे में पूछा है तो आप किसी दो के बारे में लिख सकते हैं। रोर्साख परीक्षण प्रक्षेपण परीक्षण का सबसे प्रचलित एवं प्रमुख परीक्षण है जिसका प्रतिपादन हरमान रोर्साख ने किया था। इसका प्रतिपादन हरमान रोर्साख ने किया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बों के समान चित्र बने होते हैं। इसमें 5 कार्डों पर काली स्याही के धब्बे होते हैं तथा शेष 5 बहुरंगी होते हैं। इन स्याही के धब्बों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके व्यक्तित्व का आकलन करना होता है। कार्डों पर स्याही के धब्बों से उत्पन्न आकृति की रचना के अनुसार प्रयोज्य द्वारा किसी पक्षी, पशु, वस्तु अथवा व्यक्ति की कल्पना की जाती है तथा उसे बताना होता है कि उस कार्ड में क्या दिख रहा है। मतलब इस मेनली आप ये समझिए, मुख्यतः इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें 5 कार्डों पे काली स्याही धब्बे होते हैं और 5 पे रंग बिरंगी चित्र बने होते हैं और उस पर किसी पशु, पक्षी या किसी भी चीज़ का उस पर मतलब चिन्ह बना होता है और पूछा जाता है कि इसमें आप क्या दिख रहा है, मतलब उसमें उसका भाव क्या है। उसमें एक कहानी के स्वरूप में सामने वाले को बताना रहता है, वो कितना उचित पकड़ता है उस कहानी को उस चित्र के माध्यम से, जिसे उसका परीक्षण होता है। उसके आगे देखते हैं क्या दिया है। अथवा धब्बे का पूरा भाग अथवा कोई अंश उसे किसी चीज के समान दिखाई पड़ रहा है यदि यदि व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है और तत्पश्चात उसका विश्लेषण, स्थान, निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु, मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन के सहारे किया जाता है। मतलब अब देखा जाता है जो भी वो व्यक्ति बताता है कि मुझे क्या दिख रहा है या क्या क्या कहानी बना सकता है उस फिगर से, तो उसको लिख लिया जाता है और उसे परीक्षण किया जाता है क्या जो इसमें सच में दिख रहा है उससे कितना मेल खाता है, तो उससे उसका परीक्षण होता है इस माध्यम से। ऐसे होता है, मतलब रोर्साख जो परीक्षण होता है इसको रोर्साख स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। यहाँ पे केवल दिया है रोर्साख परीक्षण, लेकिन इसको आप सीटेट में पढ़ेंगे तो उसमें है रोर्साख स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लूम और उसके साथियों ने मिलकर ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया था जिसमें 3 भाग होते हैं परीक्षण के, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक को कौशलात्मक भी बोलते हैं। तो उसी का जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो दे दिया है, यहाँ पे आपको पढ़ना है।
उसके 6 चरण होते हैं, यहाँ 6 चरण हैं और 6 चरणों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू से हम लोग बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में ये पढ़ते आ रहे थे, आखिर यहाँ लघुत्तरी में आ चुका, तो इसको यहाँ हम डिटेल में पढ़ लेंगे और यहीं से आप तैयार कर लीजिएगा तो आप अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी में कर जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में डिटेल तो दिया नहीं है, यहाँ डिटेल दिया है। आइए शुरू करते हैं। दिया इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त ज्ञानात्मक क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया करती है। यहाँ पे लिखा है सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त। इसका क्या अर्थ है? सरल से जटिल मतलब सबसे पहले आप संज्ञानात्मक पक्ष में सरल चीज़ें सिखाते हैं। जैसे आप भाषा सिखा रहे हैं तो पहले स्वर सिखाएंगे, व्यंजन सिखाएंगे, फिर 2 वर्डों के मेल से शब्द, फिर 3 वर्डों के मेल से शब्द, फिर मात्रा का प्रयोग। ऐसे सरल से कठिन की तरफ आप जाते जाते हैं, इसको सरल से कठिन बोलते हैं। और मूर्त से अमूर्त मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके सामने, बच्चे के सामने आप प्रस्तुत करके दिखा के पहले उसको सिखा रहे हैं, उसके बाद उसको अमूर्त में ले जा रहे हैं। जैसे कि अमूर्त टाइप के क्वेश्चन मैथ में हो जाएंगे कि माना कोई वस्तु x है, उसमें उसका 2/3 भाग 17 है, ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है ये अमूर्त टाइप का होता है। बच्चा इसमें सोचता है, दिखाई नहीं देता है। और सबसे पहले उसको मूर्त से पहले उसको सिखाएंगे कि 15 का 3/5 जो होता है, तो 5 से 15 कट जाएगा, 5 या 15 या 3 3 का 9 होगा। मतलब जो सामने दिख रहा है ना, ऐसे आप समझिए, इस पे ध्यान ना दीजिए, आप इतना समझिए कि जो सामने दिख रहा होता है उसके बारे में पूछते हैं, दिखा के क्वेश्चन करते हैं, तो मूर्त चीज़ें होती हैं। जो जो कल्पना करके क्वेश्चन उसका आंसर देना होता है वो अमूर्त होता है। तो इस तरह का इसमें ज्ञान दिया जाता है, मतलब इस तरह का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके 6 चरण होते हैं, इनको 6 वर्गों में विभाजित की करती है। 6 जो भाग हैं, वर्ग हैं, क्या क्या है देखिए, इनको आप क्रम से तैयार कर लेंगे। पूछता है कि इसमें से कौन कौन से ज्ञानात्मक में आते हैं, और या 3 दे देगा, इसमें से एक भावात्मक का देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा भावात्मक है, तो आपको तैयार होना चाहिए। पहला है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है बोध, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस, पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस, और छठवां है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। यहाँ सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद ही उसको बोध होता है। अब बोध होने के बाद ही वो प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद उसको अलग अलग भागों में तोड़ के विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषित उन दोनों को सबको इकट्ठा करता है, फिर उस पर मूल्यांकन किया उसका होता है। तो ऐसे ही चरण चलता है। इसको आप एकदम रट्टा तैयार होना चाहिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसके आगे देखते हैं क्या है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के ये 6 वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ज्ञान के बाद ही बोध की प्राप्ति होती है। ज्ञान और बोध के बाद प्रयोग की ज्ञान, बोध तथा प्रयोग के बाद विश्लेषण की ज्ञान, बोध, प्रयोग तथा विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण की, और इन पांचों के अंत में मूल्यांकन की समझ विकसित होती है। ये कह रहा है कि मतलब कि एक के बाद एक इसमें चरण आगे हम बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान होता है, जब ज्ञान हो जाता है तो उसमें बोध होता है, समझ, यानी बोध का मतलब समझ आती है। वो समझ के बाद वो प्रयोग करता है, प्रयोग के बाद वो विश्लेषण करता है, उसके बाद संश्लेषण, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन की समझ विकसित होती है उसमें। तो यही बोल रहा है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद एक होता है। आगे दिया है इसमें, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उपरोक्त 6 उद्देश्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया। ये वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉलेज पहला है, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और ये है ई से इवैल्यूएशन। इसको आप, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ज्ञान, तीर लगा के बोध, फिर प्रयोग, फिर एनालिसिस यानी विश्लेषण, फिर ऐसे सिंथेसिस हो जाएगा, संश्लेषण, फिर इवैल्यूएशन हो जाएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे दिया है इसमें, उपयुक्त वर्गों को ब्लूम ने पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया, ज्ञान,
नॉलेज, दूसरा है बौद्धिक योग्यता एवं कौशल। पहला यानी ज्ञानात्मक ज्ञान के रूप में स्मृति आधारित प्रश्न, और दूसरा है बौद्धिक योग्यता एवं कौशल, मतलब वही बौद्धिक रूप से जो भी इसमें जो समझ से रिलेटेड जो भी समझ होते हैं और जो समझने की शक्ति होती है उसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। उत्तर, सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली मूल्यांकन है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। सतत मूल्यांकन में हम लोग भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इस सीरीज में बहुविकल्पी में भी आया था, अति लघुत्तरी में भी आया था कि बच्चे के शिक्षण के साथ साथ चलने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। बच्चे का साथ साथ मूल्यांकन होता है, उसकी कमियों का पता लगाया जाता है, फिर उसका निराकरण होता है, उसको हम लोग निराकरण करते हुए मूल्यांकन होता है, उसको हम लोग सतत मूल्यांकन कहते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 दिया है इसमें उद्देश्य। इसमें पहला है छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह मूल्यांकन, मतलब यूनिट टेस्ट लिया जाता है हर महीने और उसमें कमियों को बच्चों को देखा जाता है, फिर दूर करके उसका शिक्षण कार्य आगे चलता है। इसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं, इसका उद्देश्य होता है। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास। मेन उद्देश्य यही होता है कि उसका हर क्षेत्र में विकास हो बच्चे का, इसलिए सतत मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में अंतर। ये प्रश्न 2017 में पूछा भी हुआ है। सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या अंतर होता है। पहला है सतत मूल्यांकन में, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो निरंतर चलता है, इसे निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सतत मूल्यांकन मतलब जो हमेशा चलने वाला मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन में पहला है, व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता, ये निरंतर नहीं चलता है, ये कभी कभी होता है। दूसरा है सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह किया जाता है, मतलब यूनिट टेस्ट के रूप में हर महीने लिया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। और इसमें दूसरा है व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकनों के साथ करता है। तो व्यापक मूल्यांकन मतलब है, व्यापक मतलब होता है बड़े पैमाने पे बड़ा मूल्यांकन। तो सभी पक्षों का जब ज्ञान पता लगाया जाता है, उसके मूल्यांकन किया जाता है सभी पक्षों का, तो उसको हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझिए आप। तीसरा है सतत मूल्यांकन में, इस मूल्यांकन के द्वारा मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञानात्मक शैक्षिक कौशल मतलब हो गया कि जिसे ज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, जैसे बच्चे में जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है उसका केवल मूल्यांकन करते हैं सतत मूल्यांकन से। जैसे कि लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं। इसमें कुछ सोच समझ और की विकसित नहीं हो रही है, वो क्या बच्चा सोचता है, उसके समझ कैसा है, ये सब का पता नहीं चलता है इस मूल्यांकन में। तीसरा है व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञानार्जन के शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षणेतर उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षणेतर उपलब्धियों का मतलब हुआ कि उस शिक्षा में जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसका कर रहा है, तो उसमें वो कहाँ तक वो सीख लिया है और कहाँ से सीखना बाकी है, उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाया जाता है बच्चे कहाँ तक सीख लिए हैं और उनमें क्या क्या कमियां हैं और कौन सा पक्ष उनका कमजोर रहा है। ये मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 है, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र को बताइए। उत्तर है क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में मुख्यतः शैक्षिक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का उद्गम वर्तमान परिस्थितियों में पहचानी गई कठिनाइयों के आधार पर होता है। जैसे है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं। अब शिक्षा करते समय आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहला है अच्छे आचरण से संबंधित समस्या, दूसरा है गृह कार्य से संबंधित समस्या, तीसरा है दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम और चौथा है इकाई शिक्षण की समस्या। अब इसको आप समझते हैं कि अच्छे आचरण, पहला है अच्छे आचरण से संबंधित समस्या। ये क्या है,
ये है कि मतलब बच्चे का कई बार आचरण कई बच्चों का सही नहीं होता है, उदंड टाइप के होते हैं, शरारती होते हैं। तो शिक्षण कार्य करते समय बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, वो सीखते नहीं हैं, शरारती करते हैं, शोर करते हैं क्लास में। दूसरा है गृह कार्य से संबंधित समस्या, इसमें कई बार बच्चे गृह कार्य नहीं करके लाते हैं या फिर उनके गार्जियन उतने उनको लेके सीरियस नहीं होते हैं, तो वो गृह कार्य में उनकी मदद नहीं करते हैं। तो ये सारी समस्याएँ आती हैं शिक्षण से संबंधित समस्याएँ में। वह है मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्याएँ। पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है परीक्षा में विश्वसनीयता और तीसरा है परीक्षा में वस्तुनिष्ठता और चौथा है परीक्षा में विकल्प संबंधी समस्या। ये सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कई बार नहीं हो पाता है और क्योंकि बच्चे का हमेशा मूल्यांकन करते रहेंगे तभी उसके कमियों का पता लगेगा। और परीक्षा में विश्वसनीयता हो, उन विश्वसनीयता होना चाहिए कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो कन्फ्यूजन ना रहे उसके मन में, कितना बार भी क्वेश्चन किया जाए तो उसका समान उत्तर वो दे, ये उसको विश्वसनीयता बोलते हैं। परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि कुछ प्रश्न ऐसे क्लास में होने चाहिए, उसके परीक्षण में होना चाहिए, उसके अधिगम में होना चाहिए, परीक्षण में या मूल्यांकन में होना चाहिए कि उसमें जो टीचर चेक कर रहा है उसका पर्सनल ओपिनियन ना हो, पर्सनल विचार के आधार पे वो उसमें उसके उत्तर को जांच ना करे। केवल जैसे कि वस्तुनिष्ठता में ये होता है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, एक बच्चा चूज करता है उसमें और जो तीसरा सही है तो सभी बच्चे तीसरा लगाएंगे तो सबको सेम अंक मिलता है। बच्चे का पर्सनल विचार, टीचर के पर्सनल जो होता है उसका विचार के आधार पे उसमें उसमें उसका प्रभाव न दिखे उसके उत्तर में या उसके अंक देने में, तो उसको हम वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। और चौथा है परीक्षा में विकल्प संबंधी समस्या। ये भी बहुत सारी समस्याएं होती, ये भी एक प्रकार की मूल्यांकन में समस्या है। इसके आगे देखते हैं। है पाठ सहगामी गतिविधियों संबंधित समस्याएं। पाठ सहगामी गतिविधियों संबंधित समस्याएं। पहला है गतिविधियों के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है खेल के मैदान एवं उपकरण। इसमें पहला दिया है गतिविधियों के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। कई बार जो होता है, जो भी हम कुछ गतिविधि में बच्चों को भाग लेने के लिए बोलते हैं या कुछ भी कोई कोई भी गतिविधि कराते हैं, कोई खेल खिलाते हैं तो उसमें बच्चों का रुचि नहीं होता है, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा है खेल के मैदान व उपकरण। कई बार खेल के मैदान मौजूद नहीं होते हैं और खेल के उपकरण उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब हमारे विद्यालय में संसाधनों की कमी है। जितना बच्चे के विकास में शिक्षण कार्य जरूरी है उतना ही खेल का भी महत्व है और जो बच्चा खेलेगा तभी तो स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो खेल भी बहुत जरूरी है। दो है विद्यालय प्रशासन तथा प्रशासन संबंधी समस्या। इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहला है विद्यालय में शिक्षकों का कम होना। विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षण कार्य कौन करेगा, ये भी एक समस्या है। दूसरा है बहुकक्षा शिक्षण में कठिनाई। बहुकक्षा शिक्षण का मतलब ये होता है कि हर तरह के बच्चों को कुछ क्लास ऐसे होते हैं कि सभी बच्चों को सम्मिलित करके और क्लास को चलाया जाता है, जिसे उसको हम बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। तीसरा है विद्यालय का सौंदर्यीकरण और चौथा है विद्यालय में अध्यापक का विलम्ब से आना। ये भी एक समस्या है। कई बार विद्यालय शुरू होता है 10 बजे से, अब विद्यालय और टीचर आते हैं 12 बजे से और उनका प्रेजेंटेशन कोई और बना से उनका हेडमास्टर से सेटिंग रहता है और वो प्रेजेंटेशन उनका बनता रहता है, उनकी हाजिरी बनती रहती है और वो 12 बजे आते हैं, फिर उधर 4 बजे 3:30 बजे चले जाते हैं। ये भी एक समस्या है। पाँचवा है शिक्षक अभिभावक सहयोग की समस्या। बच्चे के विकास के लिए बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चा घर पे कैसे बिहेव करता है, वो घर पे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसके सभी चीज़ों का जानकारी रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अभिभावक के साथ सहयोग रखे, उनसे मतलब बातचीत करे और उनसे कांटेक्ट में रहे, तभी बच्चे का पता चलेगा कि बच्चा घर पे पढ़ाई करता है कि नहीं, बच्चा कैसे रहता है, उसके सभी पहलुओं का पता चलेगा। प्रश्न संख्या 11 है क्रियात्मक शोध की विशेषताएं बताइए। उत्तर है पहला है क्रियात्मक शोध जो होता है
उसका विशेषता है, पहला है क्रियात्मक शोध का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। दूसरा है क्रियात्मक शोध में लचीलापन होता है एवं आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध वो होता है कि जब शिक्षण कार्य में कठिनाई महसूस होती है या कोई समस्या आती है तो शिक्षार्थी और शिक्षक मिल के उस पर शोध कार्य करते हैं और उसकी समस्या का हल निकालते हैं, इसको सब क्रियात्मक कार्य बोलते हैं। और इसमें लचीलापन होता है, इसके समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है और उसमें कई तरह का परिवर्तन किया जाता है। अगर जो वो क्रियात्मक शोध का हल नहीं निकलता है तो पुनः उसको फिर रीशेड्यूल करके फिर से उस पर अगेन शोध किया जाता है, तो उसमें लचीलापन, इसी को बोला जाता है लचीलापन। लचीलापन हो कि उसमें बदलाव किया जा सके और दूसरे का भी सहयोग लिया जा सकते हैं। उसमें चाहे तो प्रधानाचार्य भी भाग ले सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, इसी को लचीलापन बोलते हैं। तीसरा है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता एवं उपभोक्ता स्वयं शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा निरीक्षक होता है। उसमें मतलब यही है कि शोधकर्ता उसमें सभी होते हैं। अगला है चौथा, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का सीमा संबंध समस्या से होता है। पांचवा है क्रियात्मक शोध में परिस्थिति जन्य होता है, पर जैसे परिस्थिति हो वैसे उसको ढाला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये उसकी विशेषताएं हो गई। प्रश्न संख्या 12 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख क्षेत्र बताइए। उत्तर, पहला है क्रियात्मक शोध का प्रमुख क्षेत्र है विद्यालय में परंपरागत कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इनका एक उद्देश्य है, मतलब क्रियात्मक शोध क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य है कि विद्यालय के जो परंपरागत मतलब पुरानी समय से धारणा बनी हुई है, जो चला आ रहा है उसकी कार्य प्रणाली, उसमें बदलाव लाना, नवाचार लाना। दूसरा हो जाएगा विद्यालय के वातावरण में भी सुधार लाना, क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य है। उसके वातावरण में भी सुधार हो और जो वहाँ पे साफ सफाई रहे और उसका वातावरण वहाँ पे शोरगुल कम हो, ये सारी शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब भी क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है। तीसरा है क्रियात्मक शोध द्वारा शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आप पुराने धारणा के जैसा नहीं सोच रहे हैं, रूढ़िवादी टाइप नहीं है आपके सोच में, आपके सोच में बदलाव हो, आप वैज्ञानिक तरीके से सोचें कि कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो उसको तथ्यों से मैच करके और सच्चाई से सोचे, मतलब उसमें रूढ़िवादिता आपके विचार में नहीं होना चाहिए। आपको मॉडर्न तरीके से सोचे, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये उसका क्रियात्मक शोध का ये 3 उद्देश्य हो गए। प्रश्न संख्या 13 है, मापन तथा परीक्षण में अंतर बताइए। उत्तर, मापन तथा परीक्षण में अंतर, पहला है मापन एक तरफ दे दिया है, दूसरी तरफ परीक्षण है। ये प्रश्न लगातार 2018 और 19 में पूछा हुआ है। मापन में पहला है मापन का संबंध भौतिक गुणों से है और परीक्षण में है परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से है। दूसरा है मापन में मापन का क्षेत्र व्यापक होता है और दूसरा है परीक्षण में परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। सीमित मतलब ये इसका क्षेत्र कम होता है, वो छोटे से टुकड़ों में इसका परीक्षण किया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों का। और इसका व्यापक होता है मापन, मतलब कि इसमें सभी चीज़ों का समावेश करके सभी क्षेत्र का पता लगाया जाता है उसके। तीसरा है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, सिंपलेस्ट वे में, सिंपल सा। और परीक्षण में तीसरा है परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के विशेष विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मतलब किसी एक जिसमें स्पेशलिस्ट होता है, मान लीजिए कोई मैथ का स्पेशलिस्ट है तो परीक्षण में उसके मैथ में ही और त्रिकोणमिति का हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें उसके डिटेल में जाके उससे प्रश्न। लेकिन ये तो बड़े क्लास के लिए हो गया, मुझे तो यहाँ पे तो हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे ईवीएस है तो मान लीजिए आप ईवीएस का परीक्षण कर रहे हैं तो ये क्षेत्र सीमित भी हो गया और उसके विशेष विषय भी हो गया। यही कहने का अर्थ है इसका कि परीक्षण ये सब्जेक्ट वाइज होता है और मापन आप उसको ओवरऑल कर सकते हैं मापन बच्चे का। तो ये आप समझ गए होंगे मापन और परीक्षण में अंतर। प्रश्न संख्या 14 है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां बताइए। ये भी प्रश्न 2000 का है कि ये अति लघुत्री में आ चुका है, लेकिन वहाँ सिर्फ नाम लिखना था, केवल चरणों के नाम लिख दिए। जो 6 चरण है यहाँ पे दिया हुआ है, केवल इतना ही लिख के और छोड़ देना था, क्योंकि वो अति लघुत्री में पूछा था। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा।
अब जो भी प्रश्न अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पूछा हुआ है तो आप दीर्घ उत्तरीय में उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय आपको ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह क्या है इस तरह के। देखिए क्या है इसके अच्छा के प्रमुख विधियाँ। पहला है, पहले आप क्या करेंगे, नमूना तैयार कर नमूना तैयार करेंगे। पहला है नमूना तैयार करना। दूसरा ब्लूप्रिंट तैयारी। तीसरा है, मैं बता यहाँ नहीं रहा हूँ क्योंकि विस्तृत आगे दिया हुआ है। तीसरा है प्रश्न बनाना। चौथा है प्रश्न पत्र का संपादन। पांचवा है अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना। और छठवां है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। और सभी अब पदों को देखते हैं डिटेल में। अरे डिटेल में नहीं दिया है तो आप यहीं समझ लीजिए, आप यहीं समझ लीजिए। नमूना तैयार करना का मतलब होता है कि सबसे पहले आप तैयार करेंगे कि प्रश्न पत्र हमको बनाना है तो किस तरह से बनाना है, एक ओवरव्यू थोड़ा सा तैयार करेंगे। आप ओवरऑल सोचेंगे समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कितने प्रश्न रहेंगे क्या क्या, तो ये नमूना तैयार करें। ब्लूप्रिंट तैयार करना कि आप प्रश्नों को नंबरों में बांटेंगे, जैसे 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 5 अति लघु उत्तरीय हो गए, 5 लघु उत्तरीय हो गए और 3 आप दीर्घ उत्तरीय लेंगे, तो इसको हम ब्लूप्रिंट तैयार करना कहते हैं। प्रश्न बनाना के मतलब वो प्रश्नों जब निर्धारित किए हैं 10, 5, 5 और 3, तो इन प्रश्नों को आप बनाएंगे, प्रश्न दो के लिखेंगे ना, बुक से लिखेंगे एक किसी हार्ड कॉपी पे, तो ये प्रश्न बनाना। फिर चौथा है प्रश्न पत्र का संपादन। प्रश्न पत्र का संपादन मतलब आप उसको संपादन का इंग्लिश में होता है एडिटिंग करना, एडिट करना, कि आप उसमें कुछ बदलाव भी करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, उसी को संपादन कहते हैं। छठवां है अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना। अब आप अंक में डिवाइड करेंगे कि कौन कितने नंबर का है, कि कौन प्रश्न कितने नंबर का होगा, और उसके आगे आप लिख भी सकते हैं कि ये इतने नंबर का है, या आप निर्धारित कर सकते हैं, तो ये आप तैयार करेंगे। और छठवां है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अब उनका आप विश्लेषण करेंगे कि मतलब छोटे छोटे खंडों में बांट के अब उनका विश्लेषण करेंगे कि ये सही रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, बच्चे को देना ठीक रहेगा कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें। विश्लेषण मतलब मुख्यतः होता है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको डिटेल में अध्ययन करना, यही होता है विश्लेषण का मतलब। प्रश्न संख्या 15 है, व्यवहारिकता से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है यह एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। व्यवहारिकता से आशय यह है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी आसानी से हो सके। परीक्षा के प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्र प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सके। व्यवहारिकता का मतलब यही है कि ऐसा आप बच्चे से परीक्षा ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, कि वो आसानी से दे सके, इतना भी कठिन ना ले कि बच्चे देख के डर जाएं और उनसे हो ही ना, तो फिर आपका मूल्यांकन करने से फ़ायदा क्या हुआ? इससे तो बच्चे का मूल्यांकन हो ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चा ने प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इससे आप क्या मूल्यांकन करेंगे कि वो कितना जानता है कितना नहीं जानता है। तो ऐसे प्रश्न भी उसमें रखने चाहिए, उसमें रखिए कि बच्चा उसके उसके गुण का पता लगाया जा सके, उसमें प्रतिभाग करे, उसका उत्तर दे। आगे दिया है और अध्यापक भी उन प्रश्नों पर कुशलता से अंक प्रदान कर सके। वही चीज़ है कि मतलब हल्का रहेगा प्रश्न, थोड़ा उससे वो बिहेवियर बिहेवियर मतलब कि उससे परिचित रहेगा बच्चा तो लिखेगा, जिससे आप उसके भाव को समझेंगे, उसके लिखने की शैली को समझेंगे, उसके मनोभाव को समझेंगे और आप भी अंक आसानी से उसको दे सकेंगे। तो यही है व्यवहारिकता का मतलब। प्रश्न संख्या 16 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा है, अथवा करके दिया है उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तम परीक्षण क्या होता है, मतलब किसी बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं तो उसको सबसे सही परीक्षण किसको बोल जाता है? उत्तम मतलब सही होता है, किसको बोलते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका। उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियां निम्नांकित हैं। पहला है व्यापकता, मतलब व्यापकता होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है फिर समझेंगे। व्यापकता उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटी है। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वे उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का मापन करें, कि जिस पहलू का आप मापन करना चाहते हैं उस समस्त पहलुओं का मापन कर सके। आप सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेशित कर सकें उसमें, यही है व्यापकता। ये नहीं कि केवल आप बहुविकल्पी प्रश्न ही दे दिए, एक ही तरह के आप केवल स्मृति आधारित ज्ञानात्मक पक्ष का उसका आप कर लिए, परीक्षण कर लिए, तो ऐसे नहीं होता है। तो आप उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करें और सभी प्रकार के उनके मनोभाव को जानें, ये होता है व्यापकता से अर्थ। दूसरा है
वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो, ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद तथा मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी आज ही के क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आया था प्रश्न वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब ये होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए परीक्षण में कि जिसमें जो टीचर का है भावना और विचार, पसंद नापसंद को के आधार पे वो नंबर ना दे सके। कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, दो बच्चे लिखे हैं, दोनों ने सही लिखा है, दोनों का क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आंसर सही है, लेकिन एक जो अपना भाव दिया है वो टीचर से मैच कर रहा है और जो दूसरे का भाव है जो आंसर में लिखा है वो मैच नहीं कर रहा है, फिर भी सही है वो भी, लेकिन वो बच्चा नंबर अच्छा पा जाएगा, टीचर उसको अच्छा नंबर देगा जिससे वो टीचर के विचार से मैच करेगा। लेकिन वो बच्चा अच्छा अंक नहीं प्राप्त करेगा जिसका विचार टीचर से ना मिले। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाया गया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को। इसमें न टीचर का पसंद नापसंद के आधार पर नंबर नहीं मिलता है, इसमें सबको सेम अंक मिलता है और जो बच्चा सही किया है तो सब बराबर अंक पाते हैं। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए परीक्षण में, कुछ प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तीसरा है वैधता। वैधता से हमारा आशय है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हमें परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे। जैसे विज्ञान के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। सही बात है कि अगर जो आप विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें आप बच्चे का परीक्षण करना चाह रहे हैं तो आप विज्ञान से रिलेटेड पूछिए प्रश्न। आप प्रश्न में इतना आप अंग्रेजी उसमें डाल दीजिए, अंग्रेजी वर्ड। आप बच्चा अंग्रेजी में कमज़ोर है, विज्ञान में अच्छा है, तो अंग्रेजी देख के को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तो वो विज्ञान का जो प्रश्न है वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो बच्चे का तो भाषा का परीक्षण हो गया, यानी उसको अंग्रेजी की वजह से वो छट गया, वो नहीं बता पाया, वो अपना साइंस का आंसर नहीं दे सका। तो इसलिए जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप परीक्षण कर रहे हैं उस पर फोकस आपका उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए कि बच्चा उसी सब्जेक्ट को आधार बना के उसी का आंसर दे और दूसरा कोई सब्जेक्ट बाधा ना बने बीच में। तो ये इसको हम वैधता कहते हैं, जिसका हम पता लगाना चाहें उसकी पूर्ति हो जाए उस परीक्षण से। सिंपल वर्ड में उसको हम वैधता कहते हैं। चौथा है विश्वसनीयता। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम जो लिखा है आप वही लिखेंगे एकदम रट्टा मार के। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। विश्वसनीयता है एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्वसनीयता होना है। विश्वसनीयता से हमारा आशय ऐसा परीक्षा है जो बार बार प्रयोग करने पर भी एक जैसा परिणाम दे। ये भी शुरू से आ रहा है, बहुविकल्पी में आया, फिर उसके बाद से अति लघुत्री में आया, फिर लघुत्री में आ रहा है। विश्वसनीयता मतलब होता है बच्चे में कन्फ्यूजन ना रहे, बच्चा जो भी सीख रहा है उसमें कॉन्फिडेंस हो कि आप कितना बार भी पूछें लेकिन उसका आंसर सेम रहे, और आप उसका परीक्षा ले रहे हैं तो सेम अंक पाए, वो सही सही लिखे और सेम अंक पाए, बराबर अंक पाए, मतलब जितना पहले पाया था फिर पाए, जितनी बार आप परीक्षा लें वो सही आंसर, उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको हम विश्वसनीयता बोलते हैं। पांचवा है मितव्ययिता। एक उत्तम परीक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टि से मितव्ययी हो। उसका निर्माण समय, धन एवं शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब होता है समय का सही उपयोग, सही दिशा में उपयोग। ये नहीं कि आप परीक्षण ले रहे हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 3 घंटे में ले रहे हैं, 3.5 घंटे में, ऐसा नहीं है। समय के ध्यान में रखते हुए कम समय में लिया गया परीक्षण अच्छे तरह से, मतलब कि समय के अनुसार 10 क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से उसको क्वेश्चन दीजिए, 40 मिनट 45 मिनट, उस हिसाब से उसको हम मितव्ययिता कहते हैं कि कम समय में लिया गया अच्छा परीक्षण। छठवां है सर्वमान्य। सर्वमान्य इसमें दिया है परीक्षण इस प्रकार का हो जिसका प्रयोग उन सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों पर किया जा सके जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। सर्वमान्य मतलब ये होता है कि आप जो भी टेस्ट ले रहे हैं, मान लीजिए कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस का टेस्ट ले रहे हैं आप, या हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं, तो सब जगह मान्य हो। ये नहीं कि आप अपने यहाँ ले रहे हैं तो दूसरे स्कूल में ले आके उसको वो परीक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ बोला जाए कि बच्चे यहाँ पढ़े ही नहीं है, ये चीज़ तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा नहीं है। और परिषदीय विद्यालय में आप में कक्षा 3 में ईवीएस में जो पढ़ाया जा रहा है या फिर भाषा में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है,
वो आप कहीं भी उसको उसको जाके आप क्लास 3 के बच्चे को वो पेपर दे सकते हैं, वो सॉल्व कर सके। मतलब यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ, और जो यूपी का डीएलएड हम पढ़ रहे हैं तो यूपी का ही बात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, वही देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, यदि कक्षा 5 का गणित प्रश्न पत्र जो कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय के लिए बनाया गया है, उसका प्रयोग प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में किया जा सके तथा सभी के लिए स्वीकार्य हो। वही चीज़ है कि आप अपने विद्यालय में अगर जो कक्षा 5 के लिए पेपर बनाए हैं तो कहीं भी यूपी में कक्षा 5 में जाके पेपर दिया जा सके और वहाँ के बच्चे वहाँ उसको दे सके। तो इसको बोलते हैं हम सर्वमान्य, वो सभी जगह मान्य हो। ये नहीं यहाँ पे आप अपने तरीके से पढ़ाए हैं तो अपना ही यहाँ पे परीक्षा ले सकते हैं, दूसरी जगह वो वैलिड तरीका ही नहीं पता है बच्चों को, ऐसा नहीं है। यानी पाठ्यक्रम के अनुसार आप लेंगे, यही चीज़ है, क्योंकि पाठ्यक्रम सब जगह तो सेम ही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, परिकल्पना किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर, परिकल्पना मतलब बेसिकली होता है, आप ये इतना जानिए, सही कल्पना, यानी निश्चित दिशा में सही कल्पना को हम लोग बोलते हैं परिकल्पना। इसमें आगे क्या दिया है उत्तर में, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है, समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। वही चीज़ है, समस्या के समाधान के लिए परिकल्पना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। परिकल्पना मान्य तथा अमान्य दोनों हो सकते हैं। मतलब आप समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आपको अनुमान लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप अनुमान के आधार पे ही तो काम करेंगे। पहले आप अनुमान लगाएंगे कि ये चीज़ हो सकता है, फिर उस दिशा में आप काम करेंगे तो उसका हल निकल जाएगा। उसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, एमडीएम से बच्चों के नामांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको समस्या है, ठीक है, तो आपका अनुमान क्या होगा, यह हमारी समस्या है, हाँ यही दिया है, हमारी समस्या है, इस समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना है। अब क्या अनुमान हो सकता है, एमडीएम से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। ये आपका पॉजिटिव अनुमान हो गया, परिकल्पना हो गया। अब थोड़ा सा एमडीएम के बारे में जान लेते हैं। एमडीएम आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब होता है कि मिड डे मतलब जो दिन के बीच में, यानी जो बच्चे को पढ़ाया जाता है सुबह से शाम तक 10 से 4 बजे तक, तो उसके बीच में जो मध्याह्न में भोजन दिया जाता है, उन सबको भोजन की व्यवस्था है। यूपी नहीं, पूरे देश भर के प्रसिद्ध विद्यालयों में है। इसको हम मिड डे मील योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में की जा रही है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित बजट से चलती है मिड डे मील योजना। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, मिड डे मील के बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। ये हो गया पॉजिटिव परिकल्पना हो गया। सकारात्मक परिकल्पना आगे दिया है, यह शोध के बाद बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है तो परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, और यदि कमी आती है तो परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। यानी आपने अनुमान लगाया कि मिड डे मील योजना से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी, और जो उनकी वृद्धि हो रही है तो आपकी परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, और जो उसमें वृद्धि नहीं हो रही है तो आपके उस परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही चीज़ है, परिकल्पना के प्रकार हैं। आगे है परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। परिकल्पना अब चार्ट के माध्यम से बनाया है, निर्देशित परिकल्पना और दूसरा है निर्देशित रहित परिकल्पना। निर्देशित परिकल्पना में भी 2 पार्ट है, सकारात्मक परिकल्पना और ये है नकारात्मक परिकल्पना। और निर्देशित रहित परिकल्पना में एक ही है, उसका सब पार्ट शून्य परिकल्पना। अब सबके बारे में भी जानते हैं कौन क्या होता है। पहला है, यहीं लिखा है, निर्देशित परिकल्पना और निर्देशित परिकल्पना। अब निर्देशित परिकल्पना में जो 2 पार्ट होते हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, ये पहला है निर्देशित परिकल्पना। जब शोधकर्ता को परिकल्पना से दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, जब उसे दिशा प्राप्त हो तो निर्देशित परिकल्पना। इस शाब्दिक अर्थ से ही इसका डिफिनीशन पता चल जाता है, परिभाषा पता चल रहा है। इसका 2 पार्ट होता है, सकारात्मक परिकल्पना, दूसरा नकारात्मक परिकल्पना। पहला है सकारात्मक परिकल्पना, इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है, जैसे एमडीएम के बच्चों के नामांकन में वृद्धि। अब ये इसको सकारात्मक परिकल्पना कहेंगे कि उनके बच्चों में वृद्धि हो रही है तो ये सकारात्मक है। और सेम इसका उल्टा है, दूसरा है नकारात्मक परिकल्पना। इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है, जैसे एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी होती है। जब कमी होती है तो वो नकारात्मक परिकल्पना हो गया।
दूसरा है इसका निर्देशित रहित परिकल्पना। ये क्या है? जब शोधकर्ता को परिकल्पना में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तो उसे निर्देश रहित परिकल्पना कहा जाता है। निर्देश रहित परिकल्पना के अंतर्गत शून्य परिकल्पना आती है, जैसे एमडीएम के बच्चों के नामांकन में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। इसको हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा था कि और जो मान लीजिए आपको सर दर्द है, आप सर दर्द का दवा ले रहे हैं तो ये आपकी सकारात्मक परिकल्पना होगी कि आपका सर दर्द ठीक होगा, यानी थोड़ा कम होगा। और जो ये उसका शून्य परिकल्पना होगा कि आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा या कम नहीं होगा। वो तो उसको होना ही है। जब आप दवा ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो आपका सर दर्द कम होगा, तो ये सकारात्मक परिकल्पना हो गई। और नकारात्मक शून्य परिकल्पना उसे बोलते हैं कि शून्य संभावना है कि जब आप सर दर्द की दवा ले रहे हैं तो आपका सर दर्द कम ना हो। तो इसी को शून्य इसको आप लिख सकते हैं शून्य परिकल्पना में। ये बिल्कुल सही होगा। और जो ये ना लिखना चाहे तो ये आपके दिमाग में ना रहे, आप भूल जाए तो। प्रश्न संख्या 18 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत सारी चीज़ें पूछ दिया है, अर्थ पूछा है, आवश्यकता, महत्व और विशेषताएं, सभी चीज़ पूछा है। तो देखते हैं क्रियात्मक शोध जो होता है इसमें क्या दिया है, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये हम लोगों ने बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में पढ़ा था। आगे है क्रियात्मक शोध की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। जो उनकी कार्य प्रणाली जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, एक रूढ़िवादिता टाइप में, उसको सही करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। दूसरा है विद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था में उनके कार्य विधियों को, शिक्षण विधि में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। इससे पता लगाया जाता है कि शिक्षण विधि में क्रियात्मक शोध के द्वारा कि बच्चे किस विधि से प्रभावी रूप से सीख रहे हैं, फिर उस विधि को अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्रियात्मक शोध से ही पता लगता है। ये भी एक आवश्यकता हो गया और या महत्व हो गया। तीसरा है शिक्षक, प्रधानाध्यापकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु, यानी सभी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी रचनात्मक तरीके से सोचे वो, इसके लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। चौथा है विद्यालयों की गतिविधियों को विकसित करने हेतु, उनके गतिविधियों को, उनके जो भी शैक्षिक कार्य चल रहा है उसको उसमें तेजी लाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है पाठ्यआगामी क्रियाकलापों के प्रति अध्यापकों और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, इसके लिए भी क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। छठवां है विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के लिए भी क्रियात्मक शोध। छठवां है बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने के लिए। आठवां है विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्रियात्मक शोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके शिक्षा स्तर को शोध करके पता लगाया जाता है कि कैसे उठाया जाए, क्या किया जाए कि बच्चों का जो जीवन स्तर हो वो ऊपर उठे और बच्चे प्रभावी तरीके से सीखे और जल्दी सीखे और तेज सीखे। और इसके लिए हमको क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। नौवां है बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन, ठहराव तथा संप्राप्ति के लिए। इसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए कि बच्चे स्कूल में रुक सके। कई बच्चे आते हैं 9 बजे आते हैं और 12 बजे तक भग जाते हैं, या तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो टीचर में अपने यहाँ तो यूपी में या कहीं भी बच्चों को अब तुम डंडा लेके पढ़ाना ही है, यानी स्टिक के साथ नहीं पढ़ाना है, उनको मार सकते नहीं है। टीचर को ये सख्त हिदायत है कि आप बच्चों को मारेंगे नहीं। जब बच्चे रोने लगते हैं तो उनको घर छोड़ना पड़ता है। तो उसके ठहराव को उसमें पता लगाया जाता है कैसे उनके नामांकन में वृद्धि किया जाए। ठहराव तथा संप्राप्ति मतलब वो बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्कूल में रहें। इसके लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? संप्राप्ति के लिए, यहाँ 10वां से पढ़ना था। शिक्षा को सामाजिक मूल्यों के अनुसार बनाने में भी इसकी आवश्यकता होती है। आगे है क्रियात्मक शोध की विशेषताएं। क्रियात्मक शोध क्या विशेषताएं हैं? पहला है क्रियात्मक शोध की कार्य अवधि सीमित होती है। दूसरा है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का संबंध सीधे समस्या से होता है।
मतलब कि बच्चे का ही जब समस्या रहता है तो उसका संबंध तो सीधे उसी से होगा ही ऑब्वियसली। तीसरा है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना होता है। उसका केवल मतलब यही होता है कि उसमें शैक्षिक प्रणाली में सुधार हो। और चौथा है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता एवं उपभोक्ता स्वयं अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा निरीक्षक होते हैं। यानी सब स्कूल के अध्यापक, टीचर और प्रधानाध्यापक सभी मिलके ये शोध कार्य करते हैं और पता लगाते हैं। पांचवा है क्रियात्मक शोध में लचीलापन होता है और परिस्थितियों के अनुसार उसमें फेरबदल किया जा सकता है। ये तो रिपीट हो रहा है, पिछले प्रश्न में भी आया था, हम लोगों ने वहाँ समझा था। छठवां है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत विद्यालय की वे समस्याएं होती हैं जिनके समाधान हेतु आवश्यकता प्रतीत होती है। जो भी हमें आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसमें हमको सुधार करना चाहिए तो उसमें शोध किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है नवाचार की प्रमुख विशेषताएं तथा उद्देश्य बताइए। उत्तर नवाचार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने में होता है। दूसरा है शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता तथा प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तीसरा है शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीनतम शैक्षिक तकनीकों को विद्यालय पहुंचाया जाता है। नवाचार भी हम लोग बहुविकल्पी और अतिलघुत्री में कई बार आ चुका है। नवाचार मतलब ये होता है कि जो भी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण विधि है या पाठ्यक्रम है, सब में बदलाव किया जाता है बच्चे के उचित विकास के लिए। और बच्चों को जो परंपरागत जो भी पद्धतियाँ चली आ रही हैं, शिक्षण पद्धति हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, उस सब में सुधार किया जाता है जिससे बच्चे का विकास तेजी से और प्रभावी ढंग से हो सके। यही है नवाचार। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। चौथा है पॉइंट शैक्षिक नवाचारों में उस नवीन तकनीकी का प्रयोग होता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। वही चीज़ है कि बच्चे के सभी सारे पक्षों का विकास अच्छी तरह से हो, तो इसलिए नवाचार जरूरी होता है। और आगे दिया है नवाचार के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार के। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? यही सारे उद्देश्य हैं जो हमने पढ़ा है। पहला है शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा न्यायदर्श रूप में जानी जाए। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल प्रभावी बनाना शैक्षिक नवाचारों का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है। सरल हो और प्रभावी तरीके से बच्चे पे अप्लाई किया जा सकते हैं, इसीलिए नवाचार प्रयोग किया जाता है। इससे छात्रों को प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। नवाचार से जो प्राप्त ज्ञान होता है अस्थायी होता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास के साथ बच्चों को चित्रों के द्वारा दिखाया जाता है, चित्रों के द्वारा दिखा के उनको समझाया जाता है जिससे उनके दिमाग में वो बैठ जाता है और अस्थायी हो जाता है। और ऐसे पहले परंपरागत तरीका वो है कि बच्चों को बैठा के टीचर लेक्चर देता था, बच्चे सुनते थे या समझाता था, वो ज़्यादा समय दिमाग में नहीं रहता है, वो निकल जाता है। तो परंपरागत तरीके हो गए। नए तरीके में आजकल स्मार्ट क्लास का प्रयोग हो रहा है। बच्चों को खेल विधि द्वारा सिखाया जा रहा है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है, खुद करके सीख रहे हैं। ये सारे नवाचार हैं शिक्षण में। तीसरा है शिक्षा में नवाचार के प्रयोग से तृतीय उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, सभी पक्षों का विकास करना है जिससे छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चौथा है शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग का चतुर्थ उद्देश्य छात्रों व शिक्षकों में नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना जिससे वे अंधविश्वास तथा कुरीतियों से दूर रह सके। अंधविश्वास से दूर रहें और कुरीतियों मतलब जो भी समाज में बुराइयां हैं या फिर जो अंधविश्वास है या फिर जो रूढ़िवादिता टाइप जो सोच है उनसे बच्चे दूर रहें। पांचवा है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज्ञान अस्थायी होगा। अभी हमने बताया इसको। छठवां है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधानों के निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना है जिससे शिक्षक एवं छात्र लाभान्वित हो सके। सातवां है शैक्षिक नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है जिससे छात्र मूक श्रोता न बनकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो। यही इसको भी मैंने बताया है कि पहले के ज़माने में होता था कि
बच्चे बैठे रहते थे और शिक्षण कार्य जो होता है शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक केंद्रित का मतलब कि शिक्षक लेक्चर देता था, भाषण देता था, बोलता था, बच्चे चुपचाप मौन व्रत धारण करके और सुनते थे, जिससे उनका ज्ञान स्थायी नहीं होता था। आज में जो नवाचार हो रहे हैं उसमें छात्र खुद क्रियाशील रह के काम कर रहा है। काम जब खुद करके सीखेगा तो उसका ज्ञान अस्थायी होगा। सातवां है शैक्षिक नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में छात्रों की सहायता करना है। नवाचार का मात्र ये भी एक उद्देश्य है कि उनकी जो भी उनके लक्ष्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनमें उनकी मदद करे, उनको पाने में उनकी मदद करे। नौवां है शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करना ही प्रमुख उद्देश्य है। 10वां है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को गति प्रदान करना है, जिससे शिक्षा में नवीन क्रांति हो सके। शैक्षिक नवाचार के प्रयोग करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, कम समय में जल्दी सीखें और प्रभावी तरीके से सीखते हैं, जिससे शिक्षा हमको उनको कम समय में ज़्यादा दिया जा सकता है और अच्छे से शिक्षा दिया जा सकता है। इसी को नवीन क्रांति बोला है, नवीन क्रांति उत्पन्न हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। वही है, थोड़ा सा बदल के लिख देना है। अथवा शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व किस लिए है। उत्तर है नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व नीचे दिया गया है। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली करने के लिए। वही सब सेम चीज़ आ रहा है, फिर वही चीज़ें लिखनी नहीं है। हम लोग फटाफट इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ऊपर से हम लोग समझ लिए हैं। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग आवश्यक है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता था, वही शिक्षक केंद्रित होता था तथा विद्यार्थी का स्थान गौण होता था, यानी उनका मुख्य स्थान नहीं होता था। शिक्षार्थी एक मुख्य श्रोता की भांति शिक्षक के विचारों को सुनता था। इस व्यवस्था में सुधार हेतु नवाचारों की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा नवाचारों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की प्राप्ति हुई। दूसरा है ज्ञान का स्थायित्व। ज्ञान का मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है उसके मस्तिष्क में अस्थायी हो जाए, वो उसके लिए नवाचार की आवश्यकता होती है। आगे दिया इसमें शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग से पूर्व छात्रों को प्राप्त ज्ञान कुछ समय के बाद विस्मृति हो जाता था। विस्मृत मतलब भूल जाता था। इसका प्रमुख कारण छात्रों की सक्रिय भूमिका का न होना था। नवाचारों के प्रयोग से छात्रों को पूर्ण रूप से सक्रिय रखने के लिए प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप छात्रों द्वारा ज्ञान अधिक समय तक विस्मृत नहीं हुआ, मतलब अधिक समय तक भूला नहीं। जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो ज्ञान अस्थायी होता जाएगा उसके मन में, उसके मस्तिष्क में। इस प्रकार ज्ञान के अस्थायित्व हेतु शैक्षिक नवाचारों के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए हम नवाचार का महत्वपूर्ण स्थान हो गया हमारे शैक्षिक कार्य में। तीसरा है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान के लिए, मतलब नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग इसमें आगे दिया है। नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान नवाचारों के प्रयोग से ही संभव है। शिक्षण स्वास्थ्य में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन एवं दल शिक्षण आदि संप्रदायों को जन्म देने वाले का श्रेय नवाचार को ही है। नवाचारों के अभाव में समस्त शिक्षक प्राचीन शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य करते थे, जो कि दोषपूर्ण थी। नवाचारों के प्रयोग द्वारा अब शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका लाभ शिक्षक एवं छात्रों को मिलने लगा। इस प्रकार नवाचारों को शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा मतलब खेल विधि से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं और उनको मूर्त चीज़ों से सिखाया जाता है। चीज़ें जो क्लास में उपस्थित करके दिखा के उनको सिखाया जाता है, इसी को मूर्त शिक्षण विधि कहते हैं। फिर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, खुद करके सीखते हैं। थोड़ा सा निर्देश दे दिया जाता है, उसको पाठ या मचान बोलते हैं। थोड़ा सा निर्देश दे दिया जाता है और उसी के आधार पे वो खुद करके सीखते हैं, जिनसे उनका शिक्षण अस्थायी होता है। चौथा है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए, परंतु इसमें पूर्ण सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग आसान हो गया। इसके आगे है आसान हो गया, यहाँ तक हुआ था। नवाचारों के प्रयोग से जो शिक्षण के उद्देश्य
निर्धारित किए गए हैं वे सरलता से प्राप्त होने लगे। पांचवा है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए। प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति निरस्ता पैदा हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप वह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि नवाचार का प्रादुर्भाव हो। इस समय शिक्षण अधिगम प्रणाली का प्रयोग होने लगा है। मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब TLM बोलते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग होने लगा, जिससे बच्चे मनोरंजित महसूस करते हैं और प्रभावी रूप से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, बहुत लंबा वीडियो हो गया 55 में, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 21 है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है और जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच की जाती है, अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार जब कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अधिगम की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात अध्यापक जांचता है कि उसके कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कहाँ तक हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। इसमें कहने का मतलब है कि जब हम इसमें पूछा है प्रश्न में शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का मतलब जो क्या अर्थ है शिक्षण अधिगम में ये बताना है। मूल्यांकन का बहुत बड़ा अर्थ है। मूल्यांकन ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चे कितना सीखे हैं, कहाँ तक सीखे हैं और क्या सीखना बाकी है, कहाँ उनकी कमजोरी है। पहले टीचर सिखाता है बच्चों को और शिक्षण कार्य करता है, उसके बाद मूल्यांकन करता है, जिससे पता लगता है बच्चे की कमजोरी कहाँ है, बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं। इसको ध्यान में रख के उसको निदान करते हुए आगे की शिक्षा क्रिया उनकी चलती है, उनको शिक्षा दिया जाता है उनके कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रख के। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मूल्यांकन का शिक्षण कार्य में। इसके आगे है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम नीरस हो जाता है। इसे पता ही नहीं चलता है कि बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं, तो नीरस हो ही जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। ये प्रश्न 2019 में लिखा हुआ है। दोस्तों हम लोग इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, अब अगर आपने ये पूरा सीरीज देख लिया और पूरा डिटेल में पढ़ लिया तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप राजन सीरीज से ही बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं आप। लेकिन सारा पीछे का सारा वीडियो आप देखिएगा, जो भी ये सब्जेक्ट है प्रथम प्रश्नपत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसको आप बहुविकल्पी से लेकर लघु उत्तरी तक के सारे क्वेश्चन देख जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपको पूरा थॉट एक डेवलप हो जाएगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे आपका किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। उत्तर देखते हैं इसका 22वां का। क्रियात्मक शोध के 6 चरण निम्नवत है। क्रियात्मक जो शोध है 6 चरण क्या है। पहला है समस्या का पहचान करना, दूसरा है समस्या चुनने का कारण, तीसरा है क्रियात्मक परिकल्पना, चौथा है कार्यविधि, पांचवा है प्रदत्त विश्लेषण और छठवां है निष्कर्ष। ये डिटेल में नहीं दिया है लेकिन लघुत्तरी में पूछा है तो आप समझ लीजिए और अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। समस्या की पहचान करना, सबसे पहले आप कोई क्रियात्मक शोध करते हैं, सबसे पहले आप समस्या का पहचान करते हैं कि क्या समस्या है, किस सब्जेक्ट में क्या समस्या आ रही है जिस पे शोध करने की ज़रूरत है, ये आपने पता कर लिया। फिर आप समस्या चुनने का कारण कि किस लिए वो समस्या चुन रहे हैं, उस समस्या को रेलेवेंट है आपके सब्जेक्ट से, उसका महत्व है, महत्व होता है तभी हम उस समस्या को चुनते हैं, उस पर शोध कार्य करने के लिए फैसला करते हैं, तो कारण हो जाएगा। फिर क्रियात्मक शोध परिकल्पना, क्रियात्मक शोध नहीं है क्रियात्मक परिकल्पना, मतलब आप उसमें निश्चित कल्पना करते हैं कि ये हो सकता है, फिर आप उस क्षेत्र में कार्यविधि मतलब कार्य करते हैं। प्रदत्त विश्लेषण, फिर उसको खंडों में विभाजित करके अलग अलग खंड का विश्लेषण तरीके से उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं। फिर आप एक अंत में एक निष्कर्ष पे संश्लेषण करके फिर उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है क्रियात्मक शोध के जो 6 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है न्यायादर्श क्या है स्पष्ट कीजिए। न्यायादर्श क्या है। उत्तर, न्यायादर्श अंग्रेजी भाषा के शब्द सैंपल का विशिष्ट रूप है। न्यायादर्श का अर्थ है नमूना। न्यायादर्श क्रियात्मक शोध से संबंधित है। संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग न्यायादर्श है। प्रश्न संख्या 24 है
वैधता किसे कहते हैं? उत्तर, वैधता तो हम लोग कई बार पढ़ते आए हैं, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे। जितनी बार आएगा हम लोग उतनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, दोहरा लेंगे हम लोग, तो उससे और हमारी जो ये वैधता के बारे में चाहे जो भी टॉपिक आ रहा है उससे हमारा जो है सीखना कन्फर्म, मतलब प्रभावी तरीके से सीखेंगे और वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा। उत्तर है इसका वैधता किसे कहते हैं? वैधता उत्तम परीक्षण की विशेषता है। वैधता से हमारा आशय है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति वह परीक्षण करे। जैसे विज्ञान के प्रश्न के अंग्रेजी में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। जैसे कि वैधता उसे कहते हैं कि जिस चीज़ का आप परीक्षण कर रहे हैं केवल आपको उस चीज़ का पता चले। आप एग्जाम्पल से समझाया है कि आप विज्ञान का टेस्ट ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षण ले रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो आपको विज्ञान से संबंधित बच्चे के ज्ञान का पता लगाना है, न कि अंग्रेजी के। यानी आप अंग्रेजी के कठिन वर्डों को उसमें डाल दें तो बच्चा अंग्रेजी न जानने की वजह से विज्ञान के प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। तो आप बच्चा जो जिस चीज़ पे आप जिसके बारे में आप परीक्षण ले रहे हैं उसके बारे में ही आप लें, वो वैध माना जाता है। तो आज हम लोग 24 प्रश्न ही रहने जाते हैं, 1 घंटे का वीडियो बन गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रश्न देखेंगे। चूँकि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं और जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही और वीडियो तो लंबा होगा ही। तो आप पढ़िए, आप सब पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे अभी तो मैं बीटीसी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस और DSSS जब भी जितने टीचर से रिलेटेड जो भी या जो भी कंपटीशन से जो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उस सबका स्टैटिक जीके, हिंदी, इंग्लिश, चाहे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।